ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ सॉरी, तो करंट ईयर का क्वांटिटी लास्ट ईयर का क्वांटिटी इनटू लास्ट ईयर का रेट, और सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। करंट ईयर का क्वांटिटी लास्ट ईयर का क्वांटिटी इनटू लास्ट ईयर का रेट दोनों को मिलेगा। यहाँ पे वो लोग उसको नाम दे रहे हैं वॉल्यूम वेरिएंस। अभी वो लोग एक और वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो है यूसेज वेरिएंस। अब ये वो लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो ये वो लोग ले रहे हैं बैलेंस फिगर। ये कैसे बैलेंस फिगर ले रहे हैं देख लो। सबसे पहले बिटवीन 2017-18 एंड 2016-17, ये 2 ईयर के बीच में वेरिएंस कितना है, तो जो टोटल कॉस्ट है पावर का कॉस्ट वो है ये फॉर 17-18 और ये फॉर 16-17। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,12,537। ठीक है, यानी कि टोटल जो वेरिएंस है 2,12,537 एडवर्स है। उसपे से जो प्राइस वेरिएंस है वो हमने कैलकुलेट किया, वो हम लोग को मिला ये अमाउंट। ठीक है, प्राइस जो रेट था वो रेट बढ़ गया था, 2.29 था करंट ईयर में, लास्ट ईयर में था 2.12, यानी कि रेट बढ़ गया है, तो ये एडवर्स है। वॉल्यूम वेरिएंस, ये तुम लोग का जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन है वो 337 और लास्ट टाइम 333 था, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये वेरिएंस भी एडवर्स है। ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को बैलेंस शीट फिगर लेना है यूसेज वेरिएंस, जाएगा बैलेंस शीट फिगर। वो बैलेंस शीट फिगर कैसे आएगा, तो अभी तक जो दो कॉस्ट वेरिएंस मिला, सॉरी जो प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग को मिला, उसका टोटल ये है। टोटल वेरिएंस हम लोग को 2,12,000 चाहिए, तो माइनस 2,12,000, तो हम लोग का जो बाकी आएगा 2,69,659, ये आएगा तुम लोग का यूसेज वेरिएंस जो फेवरेबल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है 4,82,196। टोटल वेरिएंस है 2,12,000, तो ये 269 फेवरेबल आना चाहिए, 269 फेवरेबल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा वापस बताता हूँ। सबसे पहले टोटल हम लोग को पावर कितना कंज्यूम हुआ वो तो उनको फर्स्ट टाइम में दिया हुआ था। अ, ये पावर कितना कंज्यूम हुआ वो तुम लोग को रेट दिया हुआ था, तो ये पावर कंज्यूम इंटू रेट तुम लोग को टोटल कॉस्ट मिलेगा।
वो टोटल पावर का कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी इन मिलियंस, तो दोनों को मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब पहला हम लोग जो वेरिएंस कैलकुलेट करें वो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था वैसे ही। रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करंट ईयर का, तो तुम लोग को यहाँ पे प्राइस वेरिएंस आएगा जो एडवर्स आ रहा है इन बोथ दी केसेस, क्योंकि रेट दोनों ईयर में, तीनों ईयर में रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पे हमारा आंसर प्रीवियस सम से डिफरेंट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं इनटू जो रेट ले रहे हैं वो लास्ट ईयर का ले रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस सोल्यूशन में हमने करंट ईयर का रेट लिया था, यहाँ पे हम लास्ट ईयर का रेट ले रहे हैं, तो हम लोग को ये वॉल्यूम वेरिएंस आया। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर प्रीवियस। अभी हम लोग को थर्ड एक वेरिएंस निकालना है जो है यूसेज वेरिएंस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये साल का पावर का कॉस्ट कितना है, लास्ट ईयर का पावर का कॉस्ट कितना था, उसका हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो वो डिफरेंस आ रहा है 2,12,000। अब ये डिफरेंस हम लोग को वेरिएंसेस के थ्रू कवर करना है। तो हम लोग ने पहला वेरिएंस निकाला है 408 का प्राइस वेरिएंस, हमने 73 का निकाला है वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये दोनों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,82,000। टोटल वेरिएंस है 2,12,000, तो बाकी का वेरिएंस हम लोग बैलेंस शीट फिगर लेंगे, तो हम लोग को वो फेवरेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फेवरेबल रहेगा तब भी टोटल 2,12,000 आ पाएगा। ठीक है, तो ये 269 कैसे आ रहा है, तो वो आ रहा है 2,12,537 माइनस 408,421 एंड 73,775। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली वॉल्यूम वेरिएंस, सॉरी यूसेज वेरिएंस मिलेगा। तो ये वैसे हम लोग यहाँ पे यूसेज वेरिएंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेम वर्किंग हम लोग को करना पड़ेगा इवन फॉर प्रीवियस ईयर। तो बिटवीन 1617 एंड 1516। सबसे पहले जो कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है वो है ये 52 लाख और 41 लाख। दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये टोटल वेरिएंस है, कॉस्ट बढ़ गया, एडवर्स है। अब उस पर वेरिएंसेस लेके प्राइस वॉल्यूम एंड यूसेज। प्राइस वेरिएंस हम लोग को मिला है ये 5,48,000। वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग को मिला है ये तो ये एडवर्स है, ये भी एडवर्स है। अभी हम लोग को चाहिए यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज कैसे आएगा, सबसे पहले 1155,342 ये टोटल वेरिएंस है। उसमें से बाकी के दो वेरिएंस 548,872, 442,678, ये दोनों वेरिएंसेस को हम लोग को माइनस कर देना है, दोनों को मिल जाएगा यूसेज वेरिएंस। अब ये केस पे जो यूसेज वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है एडवर्स, क्योंकि ये दोनों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9,91,000। टोटल वेरिएंस है 11,55,000, यानी कि ये हम लोग का एडवर्स रहेगा, तभी जाके ये पूरा मैच होगा। तो 6,00,000 1,63,000 ये हम लोग को मिलेगा एडवर्स वेरिएंस इन केस ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये टेक्निक ये वाले सब में हम लोग ने यूज़ किया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि फाइनली अपन एग्जाम में क्या करें, क्योंकि एक सब में टेक्निक अलग है और एक सब में टेक्निक अलग है। ज़्यादा एक्यूरेट जो टेक्निक अगर बोला जाए तो वो ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन ज़्यादा प्रॉपर है।
क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे जो वॉल्यूम वेरिएंस रहता है उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस रहता है। एंड स्टैंडर्ड ऑलवेज जो लास्ट ईयर का डेटा रहेगा ना उसको ना स्टैंडर्ड गिनते हैं, करंट ईयर के डेटा को स्टैंडर्ड नहीं गिनते। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो लोगों ने करंट ईयर के रेट को वो लोग ने स्टैंडर्ड गिना। अब मैं तुम लोग को बोलता कि ये वाले समय भी तुम लोग जो ये वाला सॉल्यूशन है, करंट वाला जो सॉल्यूशन है वो फॉलो करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ चुका है और ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ चुका है। दोनों 2016 सिलेबस जो है उसके अलग अलग अटेम्प्ट में ये दोनों सब एग्जाम में आ चुके हैं। और जो सॉल्यूशन ये लोग ने यहाँ पे मैंने अभी जो ड्राफ्ट किया है यही सॉल्यूशन लोग ने सजेस्टेड में भी दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि फाइनली अपने को एग्जाम में करना क्या है। तो मैं जस्ट एक बता के रखता हूँ कि अगर सिर्फ तुम लोग को प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस निकालने को बोला तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जो प्रीवियस पेज नंबर 80 पे जो हमने सबमिट किया था उस पर जो था वो। और अगर सपोज तुम लोग को तीनों वेरिएंस निकालने को बोला, प्राइस, वॉल्यूम और यूसेज, तो तुम लोग ये वाला जो टेक्निक है वो यूज कर। ठीक है, इसको मेमोराइज करने के अलावा और कोई वे नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जनरली खुद का जो आंसर है उसी को ही वो लोग राइट पकड़ेंगे। तो अगर तुम लोग एजम्पशन लिख के भी अगर करके आओगे सॉल्यूशन, एक वे ओपन रहेगा कि वो लोग तुम लोग को मार्क्स देना चाहिए, लेकिन गारंटेड नहीं है। इसके लिए सेफर ये रहेगा कि तुम लोग को ये सम ही मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज इन द सेंस नंबर को मेमोराइज नहीं करना है। अगर तुम लोग को प्राइस एंड यूसेज सिर्फ दो वेरिएंसेस पूछा तो तुम लोग ऊपर वाला टेक्निक यूज करोगे, और अगर तीनों वेरिएंस पूछा है, प्राइस, वॉल्यूम, यूसेज वगैरह, तो तुम लोग को ये वाला टेक्निक यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भरा है लेकिन वे नहीं है। या फिर सिंपल जो करेक्ट वाला है वही याद करो और एग्जाम में नोट लिख के आना और उसके हिसाब से सॉल्यूशन ड्राफ्ट करना। तो करेक्ट वाला मेरे हिसाब से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट वाला है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है फॉर्मूला के हिसाब से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रूल के हिसाब से, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो तुम लोग ये वाला सॉल्यूशन ही एग्जाम में फॉलो कर, अगर दो दो अलग अलग याद नहीं करना है तो। एवरीवन, कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ सर। सर ओके, चलो तो अभी पावर वाला और दो सम यहाँ पे दिया हुआ है तो ये खत्म ही कर लेते, तो ये सेगमेंट एक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, X Limited is having a business of generating thermal electricity. The company raises water from a lake nearby. The water collection cost consists of water collection from lake and primary treatment. Thereafter, the water is transferred to water treatment cost center for secondary treatment. The treatment water is further transferred to water demineralization cost center for power generation and to the township for domestic use. The following information is provided in respect of cost centers. अभी सुनो, यहाँ पे सिस्टम ऐसे रहता है कि हम लोग पावर जनरेशन का पे बात करें। यूटिलिटी में वन ऑफ द मेजर जो कॉस्ट आता है वो पावर का कॉस्ट आता है। तो पावर जनरेट करते कैसे? तो नॉर्मली इस पर अलग वेज है, जैसे थर्मल पावर आता है, विंड पावर आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये लोग पावर यूज करने के लिए जो वाटरफॉल रहता है उसका वो लोग यूज करते हैं। तो एक वाटर रिजर्वायर क्रिएट किया जाता है, एक तालाब, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल एक तालाब क्रिएट किया जाता है जो थोड़ा माउंटेन के हाइट के ऊपर वो रहता है। ठीक है, वहाँ से वाटरफॉल क्रिएट होता है, अगर वो आर्टिफिशियल रहेगा या तो वो नेचुरल रहेगा। लेकिन नेचुरल रहेगा तो सिर्फ बारिश के सीजन में ही वो वाटरफॉल हो पाएगा। तो नॉर्मली वो लोग आर्टिफिशियल रहता है, वो लोग डैम वगैरह बनाते हैं और उसको वाटर को वहाँ पे कंजर्व करते हैं। वहाँ से वाटरफॉल होता है, नीचे टरबाइन रखा हुआ रहता है, तो टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन के साथ वायर अटैच रहता है। तो जब भी टरबाइन घूमेगा तो वायर में वाइब्रेशन क्रिएट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये एक पूरा सीरीज है। अब इसमें होता यह है कि जो वाटर रिजर्वायर है, जो तालाब है, वो हाइट पे है। ठीक है, तो वहां से पानी नीचे गिर रहा है। अब जो पानी नीचे गिरा उसको हम लोग करेंगे क्या?
तो लोग नीचे पंप रखते हैं और वो पंप से पानी को वापस रिसाइकिल करके ऊपर भेजते हैं, क्योंकि एक बार अगर ऊपर का वाटर लेवल खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो जाएगा। तो इसके लिए लोग पंप वो इलेक्ट्रिक पंप्स रहता है, वो इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू वो लोग वो पानी को वापस ऊपर भेजते हैं। तो होता यह है कि जो पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी क्रिएट हुआ है उसी का ही कुछ पार्ट वो पंप रन करने के लिए वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जिसे बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। ठीक है। कुछ पानी कंपलसरी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लोग पूरा का पूरा पानी को ऐसे ही स्टोर करके रख नहीं सकते, तो लोग जो कुछ पानी रहेगा वो कंपलसरी लोग को एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो लोग को आसपास के जो सिटीज एंड विलेजेस रहेगा वहाँ पे लोग को सप्लाई करना पड़ेगा फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है। वो डोमेस्टिक यूज के लिए वो लोग या तो पानी का चार्जेस चार्ज कर सकते हैं या तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे सप्लाई करना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो दोनों को सब बताएगा। तो वो उसी के ऊपर ये पूरा कंसेप्ट, ये टाइप का सम वो लोग डेवलप करेंगे जिसका दोनों को सोल्यूशन एग्जाम में ड्राफ्ट करना रहेगा। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूओएम यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर रेज्ड और रिसीव्ड किलो लीटर्स में दिया हुआ है। वाटर कलेक्शन 4 लाख लीटर्स है। ट्रीटमेंट हुआ 3,80,000। ठीक है। क्वांटिटी ट्रांसफर्ड 4 लाख लीटर्स कलेक्ट हुआ था, 3,80,000 नेक्स्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमने ट्रांसफर किया। 380 में से 360 नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 360 जो हम लोग को वाटर मिला आफ्टर ट्रीटमेंट उसमें से 1 लाख हम लोग टाउन को दे रहे हैं और 2,60,000 ये हम लोग डीमिनरलाइजेशन के लिए हम लोग दे रहे हैं कि जो हम लोग पावर जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो पहले 4 लाख लीटर्स हम लोग को कलेक्ट हुआ, प्रोसेस करने के बाद 380 हम लोग के पास बाकी रहा। वो 380 हमने नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर किया। 380 में से 360 आउटपुट बना, यानी कि उतना वाटर बाकी रहा, बाकी का वाटर हम लोग का वेस्ट हुआ रहेगा। तो जो 360 है उसमें से 1 लाख हम लोग टाउन को सप्लाई कर रहे हैं और 260 यानी कि 260 प्लस 1 लाख यानी कि 360 होता है। तो वो 260 हम लोग पावर जनरेशन के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। एट दी एंड पावर जनरेशन के बाद 2,54,000 लीटर्स वो बाकी रहेगा। ठीक है। जिसको लोग वापस रीयूज करने के लिए भेज देंगे। कॉस्ट ऑफ वाटर रेस्ड, ये जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका कॉस्ट कितना इनकर हुआ। केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तीनों प्रोसेसेस का। इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर क्वांटिटी रेज्ड एंड लॉस्ट इन ट्रांसफर, तो क्वांटिटी इन किलोलीटर्स एक्चुअल एंड नॉर्मल। वाटर कलेक्शन टू वाटर ट्रीटमेंट, ये वाटर कलेक्शन पहला डिपार्टमेंट है, वो वाटर ट्रीटमेंट को सप्लाई कर रहा है। तो 20,000 लीटर्स ये क्वांटिटी लॉस्ट हुआ एक्चुअली, और नॉर्मल कितना लॉस्ट होना चाहिए, तो 15,000 लीटर ही लॉस्ट होना चाहिए, यानी कि 5,000 लीटर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ। 20,000 लीटर एक्चुअल लॉस हुआ। ये कहाँ से पता चल रहा है, 4 लाख माइनस 380 यानी कि 20,000 लॉस्ट हुआ। तो 20,000 में से बोले कि नॉर्मल लॉस सिर्फ 15,000 है, यानी कि 5,000 जो यूनिट है, 5,000 जो किलोलीटर्स है वो दोनों का एबनॉर्मल लॉस है। वाटर ट्रीटमेंट टू डीमिनरलाइजेशन यहाँ पे 380, 360, 260 एंड 255। तो 20,000 लीटर हम लोग का वाटर लॉस्ट हुआ, उसमें से 17,000 नॉर्मल है। 20 कहाँ से आया, तो 380 माइनस 360। ठीक है। 20,000 लॉस्ट हुआ, उसमें से 17 नॉर्मल है, यानी कि 3,000 एबनॉर्मल है। वाटर ट्रीटमेंट टू टाउनशिप, ऑब्वियसली टाउन में तो पूरा का पूरा वेस्टेज के लिए हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं, कंजम्पशन के लिए सप्लाई करते हैं, तो उस पर नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एंड डीमिनरेशन वाटर में 5,000 का हमारा लॉस्ट हुआ, 260 माइनस 255। नॉर्मल भी 5,000 है, यानी कि एबनॉर्मल कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हम लोग को डिटेल दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ वाटर यूटिलाइज टू 355, 355 कहाँ से आ रहा है, तो 255 प्लस 1 लाख ये आ रहा है 355। 255 यहाँ पे बाकी रहा, 1 लाख हमने टाउन को ट्रांसफर किया, तो 355 फाइनली हमने वाटर यूज किया। हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑडिट एनेक्जर पार्ट बी 2B के हिसाब से एक यूटिलिटी करके एक यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट में रहता है, CRA 3 का एक पार्ट है। तो उस पर दोनों को डिटेल देना रहता है कि दोनों का पावर का कॉस्ट कितना है, वाटर कितना कंज्यूम किया, उसका टोटल कॉस्ट कितना है आए। ठीक है। एक प्रोसेस का मैं लिख के बताता हूँ, बाकी का हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेंगे।
ओके, सबसे पहला वाटर कलेक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले टोटल 4 लाख लीटर्स हमने वाटर रेज किया। उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 4 लाख, कॉस्ट ऑफ वाटर रेज। अगर रेट निकालोगे तो 4 लाख का कॉस्ट डिवाइड बाय 4 लाख क्वांटिटी, यानी कि 1 रुपये का रेट है। नेक्स्ट, केमिकल्स 80,000। ऑब्वियसली इस पे क्वांटिटी नहीं आएगा। सैलरी 3 लाख। इंश्योरेंस 50,000। depreciation 24,000। repairs and maintenance 30,000। टोटल 4 लाख। यहाँ पे टोटल 8,84,000। ये 884 दोनों का यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अब इसको अगर डिवाइड करोगे 884 डिवाइड बाय 4 लाख, दोनों को 2.21 का रेट मिलेगा। अब दोनों को करना क्या है, हर एक प्रोसेस में कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, वो एबनॉर्मल लॉस को दोनों को रिमूव करना है। पहले प्रोसेस में देखो कितना एबनॉर्मल लॉस है। टोटल एक्चुअल लॉस हुआ 20,000 का, उसमें से नॉर्मल 15,000 का, यानी कि 5,000 जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो 4 लाख का अगर कॉस्ट 884 है तो 5,000 का कितना, या फिर यही सेम जो रेट है ये रेट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 11,050 ये दोनों का एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आएगा। सिंपल क्या किया है, जो कॉस्ट पर ये लीटर हम लोग को मिला था टोटल, वही रेट मैंने एबनॉर्मल के लिए यूज़ किया, ठीक है। उसको 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कॉस्ट मिला, या फिर सिंपल तुम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस कर देता हूँ, तो ये 884 माइनस 11, ठीक है। तो तुम लोग को 872 का कॉस्ट मिला। क्वांटिटी कितना बाकी रहा, तो 395 क्वांटिटी बाकी रहेगा। और अगर तुम रेट निकालोगे तो अभी भी रेट वही चल रहा है 2.2, ठीक है। तो नेट आउटपुट ट्रांसफर्ड टू दूसरा प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ पे दोनों का पहला प्रोसेस खत्म हो गया। अब इस पे ध्यान में रखना कि दोनों का जो एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है टू नेक्स्ट प्रोसेस वो 380 हो रहा है, ठीक है, 380। लेकिन तुम लोग जब यहाँ पे वर्किंग करोगे ना तो तुम लोग का आंसर 395 रहेगा। ये 395 कहाँ से आया, तो 4 लाख जो टोटल क्वांटिटी था उसमें से सिर्फ मैंने एबनॉर्मल का कॉस्ट माइनस किया। तो ये जो कॉस्ट है ना ये नॉर्मल लॉस मिला के है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को अगर याद रहेगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू लेते हैं वो 0 लेते हैं। तो इसके लिए पे वैल्यू पूरा का पूरा जा रहा है, सिर्फ जो क्वांटिटी जा रहा है वो 395 के हिसाब से जा रहा है,
ठीक है, तो तुम लोग ये याद रखना कि यहाँ पे नॉर्मल को माइनस मत करना, जितना तुम लोग का ये 872 है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस का जो पार्ट है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो तुम लोग को उसको अलग से कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है। अभी सेकेंड डिपार्टमेंट वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये जो ट्रांसफर हुआ यही सबसे पहले आएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर कलेक्शन डिपार्टमेंट, ये सेम यहाँ पे लेके आना। अब वन बाय वन जो भी कॉस्ट दिया हुआ है ये सब 250 250 वगैरह ये सब कॉस्ट हो गए, टोटल है 610। तुम लोग को हर एक को लाइन बाय लाइन लिखना है, मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट 610, 610 कहाँ से आया कि 250 से लेके 40,000 तक वन बाय वन सभी कॉस्ट तुम लोग को कवर करना। ये तुम लोग को मिला टोटल कॉस्ट, ये टोटल क्वांटिटी, तो तुम लोग को ये रेट मिला। अब सेकंड प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस कितना है, तो 20,000 टोटल लॉस हुआ, उसमें से 17 नॉर्मल है, यानी कि 3,000 का एबनॉर्मल। तो 3,008 का प्रोपोर्शनेट कितना है, तो ये तुम लोग को 3,000 का प्रोपोर्शनेट मिला, ये माइनस करके तुम लोग को मिला नेट कॉस्ट। ठीक है, अब सेम वे तुम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे जो आएगा डीमिनरेशन प्रोसेस। उस पर क्वांटिटी आएगा कहाँ से, तो उस पर जो क्वांटिटी आएगा वो ये वाले प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी 392, उस पे से डीमिनरेशन प्रोसेस पे कितना जा रहा है और टाउनशिप पे कितना जा रहा है उसको उनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले टाउनशिप में 1 लाख लीटर्स मुझे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मैं पहले 1 लाख लीटर्स का पे सिंपल निकाल देता हूँ, ट्रांसफर टू टाउनशिप 1 लाख, रेट रहेगा यही। ठीक है, तो अमाउंट मिलेगा 375। बाकी का जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस ट्रांसफर टू डीमिनरेशन प्रोसेस जो आएगा बैलेंस, यानी कि 292, और टोटल कॉस्ट पे से टाउनशिप का कॉस्ट माइनस कर दो, तुम लोग को फाइनली ये मिल जाएगा। और रेट अगर तुम लोग चेक करोगे तो अभी भी रेट ये चल रहा है 3.70। ठीक है, जो तुमने टाउनशिप में ट्रांसफर किया वो तुम लोग का टोटली लॉस, उसका कोई यूज नहीं है, कॉस्ट तुम लोग ने इंकर किया, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तुम लोग को टाउन को पानी सप्लाई करना पड़ेगा। तो 3,75,000 का कॉस्ट जो इंकर हुआ वो इंकर हुआ जस्ट टू सप्लाई द वाटर टू टाउनशिप विदाउट एनी बेनिफिट फ्रॉम देयर साइड। अगर कुछ पैसा मिलता रहेगा फ्रॉम गवर्नमेंट तो बात अलग है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा अपना कॉस्ट में जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बोलता है कि इसको दोनों को पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करके ट्रीट करना है। अभी आएगा लास्ट, ये जो 292 लीटर्स हमने ट्रांसफ़र किया वहाँ से स्टार्ट होगा। अब उसका वन बाय वन कॉस्ट लेते जाते, कॉस्ट है 3 लाख 3 लाख 50 40 50।
हम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट। थर्ड प्रोसेस में टोटल लॉस है 5000, एक्चुअल लॉस भी 5000, नॉर्मल और एक्चुअल दोनों सेम है, तो एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। ठीक है, ये 6.28 वाला जो रेट है ये फाइनली अपना कॉस्ट में काउंट होगा, 292 फाइनल आंसर आया। अब तुम लोग को इसका एक रिपोर्ट जनरेट करना है। ये 6.29 का जो हम लोग को रेट मिला वो ये हम लोग को एक रिपोर्ट जनरेट करना है जो ये फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, थर्मल एडिसिटी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोलीटर्स में है, कितना वाटर वो लोग ने यूज़ किया, तो 292,000 लीटर्स वो लोग ने यूज़ किया, जो हम लोग को यहाँ पे मिला 292। रेट है 6.29 एंड टोटल कॉस्ट है 18,36,257। ये ठीक है, तो ये वैसे तुम लोग को वर्किंग करना है। सॉल्यूशन में मेन जो पार्ट है जो नॉर्मल कॉस्टिंग में हम लोग अप्लाई नहीं करते, तो वो पार्ट ये है कि हम लोग नॉर्मल लॉस को यहाँ पे कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। ठीक है, सब में जो एक्चुअली वाटर कंज्यूम हुआ वो क्वांटिटी डिफरेंट है, वो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने जो वाटर कंज्यूम किया वो 255 लीटर्स का हमारे पास फाइनली बचा, जबकि हम लोग यहाँ पे जो आंसर में फाइनल रिपोर्ट में सबमिट कर रहे हैं वो 292 लीटर्स का सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, 292 लीटर्स, तो ये एक थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन जो कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वर्किंग है, तो तुम लोग को ये वर्किंग कंपलसरी ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। एवरीवन कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। बहुत ज्यादा एक्सेप्शन हो गया सर याद रखने के लिए। ये अभी आज के दिन में 3 से 4 ऐसे अलग अलग टाइप के सम्स आएंगे कि जहाँ पे रेगुलर जो अपन वर्किंग करते हैं ना उससे वो लोग का वर्किंग अलग है। कुछ जगह पे जस्टिफाइड रीजन है। ठीक है, जो कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स है वो लोग का खुद का फॉर्मेटिंग है, तो वो कंपल्सरी वो लोग के फॉर्मेटिंग के हिसाब से उन को वर्किंग करना पड़ता है। तो कुछ जगह पे वो जस्टिफाइड है कि वो स्टैंडर्ड ने बोला इसके लिए फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है कि स्टैंडर्ड ने जो बोला है उससे ये लोग का आंसर डिफरेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में वो जो रॉन्ग वाला आंसर है वही वो लोग प्रिंट करके दे रहे हैं। तो अगर हम लोग को एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को वो लोग का जो स्टैंडर्ड आंसर्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा पार्ट मेमोराइज करना, इसके अलावा कोई वे नहीं है। बाकी का कुछ जगह पे ठीक है, कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ने बोला इसके लिए हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो आ जाएंगे 4 से 5 ऐसे अलग अलग टाइप के सम्स आएंगे जहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ा स्क्रॉल करो ना ऊपर का देखने के लिए। ओके, आगे बढ़े। यस सर। मॉड्यूल का एक भी सम
स्किप मत करना, डिटो सम्स एग्जाम में आता है, इवन विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी, विदाउट चेंजिंग द नंबर्स, पूरा का पूरा डिटो सम एग्जाम में आता है। तो हर एक सम प्रॉपर्ली देख के जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, Strizoni Limited of Gandhinagar producing industrial alcohol generates biogas from the wash of alcohol in the biogas plant. The said biogas is used as a fuel for generating steam along with conventional fuel oil. The high pressure steam is sent to steam turbine and exhaust steam is used to process the manufacturing alcohol. The following details are extracted from the financial accounts and cost accounting records of Strizoni Limited for the year ended 31st March 18. दो डिपार्टमेंट है, बॉयलर एंड स्टीम टर्बाइन। Cost of water, fuel oil, biogas, plant expenses, stores and chemicals. Salaries and wages, repairs and maintenance, depreciation, other expense, high pressure steam generated, power generated. The fall in enthalpy value of steam is 10%. ये क्या है ये बाद में बताते हैं। चलो तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ है वो कॉस्ट हम लोग को लेते जाना है। सब कॉस्ट रेडीमेड दे दिया है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। वन बाय वन ये कॉस्ट लेके बॉयलर डिपार्टमेंट में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मेट्रिक टन्स में है। तो जो स्टीम जनरेट हुआ वो मेट्रिक टन्स पर जनरेट हुआ है। तो सिंपल ये जो कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 34,950, ठीक है। और तुम लोग को जो फॉर्मेट फॉलो करना है उस पर दो कॉलम चाहिए, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम, एक कॉस्ट पर मेट्रिक टन, ठीक है। तो उसका एक कॉलम चाहिए। तो हर एक कॉस्ट को तुम लोग को जो यहाँ पे 34,950 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है उससे तुम लोग को डिवाइड करना है। तो ये 10,48 डिवाइड बाय 38,950 वैसे करके तुम लोग को कॉस्ट पर मेट्रिक टन आते जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग को फर्स्ट बॉयलर डिपार्टमेंट का पार्ट खत्म होगा। अब जो सेकेंड डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो फाइनली स्टीम जनरेट होगा उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 13,42,000 नहीं 13,42,34,000, ठीक है। 3840 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन। अब ये लोग ने क्या बोला है कि बॉयलर प्लांट में पहले स्टीम क्रिएट किया जाता है, यानी कि पानी को बॉयल किया जाएगा, ठीक है। तो उससे स्टीम क्रिएट होगा और वो जो स्टीम क्रिएट होगा वो लोग टर्बाइन चलाने के लिए वो स्टीम को यूज करेगा, ठीक है। तो वो जो स्टीम क्रिएट होता है वो पाइप्स के थ्रू टर्बाइन की तरफ भेजा जाता है। तो टर्बाइन वो घूमना स्टार्ट होगा, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो जो स्टीम टर्बाइन प्लांट है वो पावर जनरेशन प्लांट है। यहाँ पे ये सिर्फ स्टीम क्रिएट करने का काम करेगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा स्टीम टर्बाइन। इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो किलोवाट आवर्स में, कितना पावर जनरेट हुआ तो किलोवाट आवर्स के हिसाब से यहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट है ये आउटपुट ऑफ बॉयलर यानी कि इनपुट फॉर स्टीम टर्बाइन प्लांट में काउंट होगा। तो ये पहला कॉस्ट आएगा, लेकिन तुम लोग कॉस्ट पर यूनिट अभी 3840 नहीं लोगे, क्योंकि जो 3840 आया था वो मेट्रिक टन के हिसाब से आया था। अब ये वाले डिपार्टमेंट में तुम लोग का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो किलोवाट आवर्स में। तो किलोवाट आवर्स टोटल जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वो है 25,50,200। तो तुम लोग ये 34 करोड़ 42 लाख ये जो अमाउंट था उसको 25,50,000 से डिवाइड करोगे तो तुम लोग को कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट वही है, सिर्फ डिवाइड करने का वे चेंज हो गया है, उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होने से तुम लोग का ये कॉस्ट चेंज हो। बाकी का जो कॉस्ट था वो सेम वे 66,000 से लेके 1,21,000
वो सब तुम लोग इसमें ऐड करोगे 66 से लेके 121 तुम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसको 25,50,000 से डिवाइड करोगे तुम लोग को कॉस्ट पर किलोवाट आ जाएगा 53.35। अब ये एंथैल्पी वैल्यू जो था 10%, ये क्या है वो थोड़ा देखो। ये लोग ने क्या बोला है कि सबसे पहले ये लोग बॉयलर प्लांट में स्टीम जनरेट करते हैं, वो स्टीम को ट्रांसफर करते हैं टू स्टीम टर्बाइन। ठीक है, वहाँ पे पावर जनरेट होता है, लेकिन जब ये जो स्टीम टर्बाइन है उसमें जब भी ये हम लोग स्टीम को भेजते हैं तो स्टीम एकदम हॉट रहता है, गर्म रहता है, तो वो पोर से टरबाइन के ऊपर जाता है और टरबाइन उससे घूमता है और उससे पावर जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्टीम का मेजर पार्ट वो अपना पावर छोड़ देता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो स्टीम है उस अपना पूरा पावर यूज कर लिया टू रन दैट टरबाइन। ठीक है, तो कुछ सिर्फ स्टीम का थोड़ा सा ही पार्ट ऐसा रहेगा कि जो फिर भी अभी भी पावरफुल रहेगा, हॉट रहेगा, जिसको लोग फर्दर ये जो बायोगैस वगैरह है उसके लिए लोग ट्रांसफर करेंगे अल्कोहल मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एंथैल्पी वैल्यू ऑफ स्टीम इज 10%, यानी कि 90% स्टीम वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा पावर जनरेट करने के लिए। सिर्फ 10% स्टीम ऐसा रहेगा जो लोगों को फर्दर स्टीम ये जो टर्बाइन वाला डिपार्टमेंट है उसका नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी कि अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है वहां पे ट्रांसफर करना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट अभी तक हम लोग का इंकर हुआ है वो 136 करोड़ 6 लाख हमारा कॉस्ट इंकर हुआ है। ठीक है, अब ये कॉस्ट में से 90% स्टीम अपना खत्म हो गया, 90%। तो ये जो अमाउंट है उसका 90% निकाला, ये जो पर किलोवाट आवर्स का है उसका 90% निकाला, तो ये हम लोग को क्रेडिट फॉर स्टीम एग्जॉस्ट, यानी कि ये हम लोग का पावर के लिए कॉस्ट खत्म हो गया। जो बाकी का 10% बच गया इसका 10% और पर रेट का 10% ये हम लोग अल्कोहल के लिए यूज करेंगे। अल्कोहल वाले डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम लोग को आगे दिया हुआ नहीं है, हम लोग को सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का कॉस्ट दिया था। अगर अल्कोहल वाला 3rd डिपार्टमेंट का कॉस्ट देते तो उसका जो फर्स्ट लाइन आता है, जैसे फर्स्ट लाइन हमने ये लिया कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो वैसे ये वाला कॉस्ट ये अल्कोहल डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट लाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर जनरेट हुआ उसका कॉस्ट हम लोग गिनेंगे 48.02 एंड जो 5.33 है वो हम लोग अल्कोहल डिपार्टमेंट के लिए हमारा इनिशियल इनपुट का कॉस्ट हम लोग गिनेंगे, उसमें हम बाकी का कॉस्ट ऐड करके टोटल अल्कोहल का कॉस्ट निकाल। ठीक है, तो ये वैसे इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करना, ये लॉजिकल है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाला कुछ लगता नहीं है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। है क्या कुछ डाउट? सो वो 90% जो कॉस्ट है उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट नहीं नहीं करेंगे। नहीं, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, वो जो स्टीम हमने यूज किया ना उसका ये कॉस्ट है, यानी कि ये कॉस्ट हमने यूज किया टू जनरेट पावर, तो पावर का जो कॉस्ट है ना वो 48.02 है। पावर का कॉस्ट ये 53 नहीं गिनेगा, पावर का कॉस्ट गिनेगा 48। ठीक है, 53 में से 5.33 तो फर्दर प्रोसेस के लिए आगे जा रहा है। ठीक है, तो पावर जनरेट हुआ उसका जो कॉस्ट पर किलोवाट आवर है वो 48 रुपीज है, और ये टोटल कॉस्ट हम लोग गिनेंगे फॉर जनरेटिंग पावर। मींस दोनों डिफरेंट कॉस्ट है ना सर, यहाँ पे अलग, लॉस कुछ नहीं है। ये पावर का कॉस्ट और ये इनपुट फॉर अल्कोहल, इसमें तो अल्कोहल का बाकी का प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करेगा तो जो अल्कोहल का टोटल कॉस्ट मिलेगा, और ये दोनों कॉस्ट का टोटल वो ये है। ओके सर। आगे बढ़े। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा यूटिलिटी वाला खत्म हुआ। अभी केस 9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, इसको कोई सम नहीं है। 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस
क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 को इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये ऑलरेडी 2 बार एमसीक्यूज में आ चुका है और एक इंडिपेंडेंट सम के हिसाब से भी एग्जाम में आ चुका है। Croma Limited manufacturing unit produces two products, PB and PS. The following information is extracted from the books of the company for the year ended 31st March 2018. Unit produced दोनों प्रोडक्ट का दिया है, यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, मशीन आवर्स यूटिलाइज कितना मशीन आवर हमने यूज किया, डिजाइनिंग चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स 6,09,000 at the rate of 2 per unit sold for both the products. तो रॉयल्टी पेड ऑन सेल दिया हुआ 6,09,000 टोटल अमाउंट है, वो है एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट सोल्ड फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट के लिए जितने भी यूनिट सेल किए इंटू 2 रुपीज। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड 3,78,000 है, 1 per unit produced for both the products. Higher charges of equipment used in manufacturing process for product PB only 53,000. No adjustment are made relating to unit held, that is closing stock. You are required to compute direct expense keeping in view the cost according standard 10. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेसिकली क्या आता है, तो इसके जो एग्जांपल्स है ना बहुत ही लिमिटेड है, तो ये जो एग्जांपल्स दिया हुआ है ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे इंक्लूड होता है, जैसे डिजाइनिंग चार्जेस। प्रोडक्ट अगर कस्टमर स्पेसिफिक रहेगा तो हमको उसका प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना पड़ेगा जो डायरेक्ट एक्सपेंस पे काउंट होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है। रॉयल्टी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है, क्योंकि जब तक तुम रॉयल्टी पे नहीं करोगे यू आर नॉट अलाउड टू यूज द पैटेंट और टेक्निकल नो हाउ और सम अदर कंपनी, तो उनको आप वहाँ पे गुड्स बना नहीं पाओगे। तो रॉयल्टी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है। अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होता है जो हम लोग रेंट पे लेके आते हैं, लीज पे लेके आते हैं, तो उसका जो हायर चार्जेस रहेगा वो भी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सिंपल हम लोग के जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसको ऐड करना है तो उनको डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा। देखो सबसे पहले रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन सेल्स कैसे मिलेगा, तो हमने बोला कि 2 पर यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है 2,10,000 है, 1,68,000, सॉरी यूनिट सेल्ड है 1,68 और 1,36,500, तो 168 इंटू 2 और 136,500 इंटू 2, तो तुम लोग को मिलेगा रॉयल्टी ऑन सेल्स। आंसर चेक कर लो, काफी बार मॉडल में आंसर रॉन्ग रहता है। वापस एक बार बताओ। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू 2 रुपीज, 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, तो 1,68,000 यूनिट सोल्ड है इंटू 2 रुपीज, 1,36,500 इंटू 2 रुपीज। वैसे ही सेम वे रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ द प्रोडक्ट, जितना भी यूनिट तुम प्रोड्यूस करोगे इंटू 1 रुपी, ये रॉयल्टी का अमाउंट है। यूनिट प्रोड्यूस पे फर्स्ट टाइम में दिया हुआ है 2,10,000, 1,68,000 इंटू 1 रुपी, तो वो ये अमाउंट आएगा 210 और 160। ये सेकेंड डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल हुआ, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। नेक्स्ट ये हायर चार्जेस होने लिया है 53,000 का, जो फर्स्ट प्रोडक्ट पीबी वाला जो प्रोडक्ट है उसी के लिए है 53,000। तो ये रॉयल्टी वाला पार्ट खत्म हो गया, हायर चार्जेस खत्म हो गया। इसके अलावा टेबल में तुम लोग को बोला है डिजाइनिंग चार्जेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 157 और 262 वाला में।
ये 157 262। सिंपल सभी को ऐड करो, तुमको टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ये जो एक दिया था मशीन और यूटिलाइज, इसका कोई भी काम नहीं है क्योंकि कोई भी कॉस्ट मशीन आर के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो जस्ट ये कंफ्यूज करने को दिया था, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये सबको ऐड किया, तुमको टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी 2 बार एमसीक्यू में आ चुका है और एक बार फुल फ्लेज क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। कुछ डाउट है क्या? नो सर। क्या? हाँ बोला कि ना बोला? सुना ही नहीं। नो सर। नो, ओके। एडमिन ओवरहेड, repairs and maintenance, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि हाई वैल्यू स्पेयर, ठीक है, उसको तुम लोग कैसे अकाउंट्स पे ट्रीट करो। हाई वैल्यू स्पेयर यानी क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक मशीनरी, हेवी इक्विपमेंट मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, जैसे हमने कार खरीदा, एक एक्स्ट्रा स्टेफनी के लिए टायर वो लोग हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। अगर आधे रास्ते में कहीं पे अगर टायर पंक्चर हुआ तो हम लोग खुद ही उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेयर टायर, ठीक है। तो वैसे सेम वे जब ये मशीन खरीदते हैं तो उसके कुछ पार्ट डैमेज होते हैं, तो अगर वो डैमेज हो गया तो हम लोग कंपनी को कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, कि हम लोग को वो रिपेयर करके दो वगैरह। तो वो लोग आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पार्ट लेके जाएंगे, नया पार्ट रिपेयर करके लेके आएंगे वगैरह। तो ये सब में टाइम जाएगा, हम लोग प्रोडक्शन को बंद नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट परचेज करके रखते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मेन इक्विपमेंट ऑनली, ठीक है। अब वो लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे जो स्पेयर पार्ट हम लोग खरीदते हैं जो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, ठीक है, वो स्पेयर पार्ट बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो वो स्पेयर पार्ट का अकाउंटिंग हम लोग कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट वो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना है, यानी कि उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने को वो लोग ट्राई करें। वो लोग बता रहे कि वो लोग ने एक इक्विपमेंट खरीदा जो 10 लाख का है, 10 करोड़ का है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि 10 करोड़ का एक इक्विपमेंट खरीदा, और उसके साथ ही वो लोग ने उसका एक स्पेयर पार्ट खरीद लिया जो 1 करोड़ का था। तो 10 करोड़ का इक्विपमेंट, 1 करोड़ का एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट, तो 11 करोड़ ये वो लोग का टोटल कॉस्ट हुआ। जो असेट का लाइफ है if the company is covered under Ind AS, the spare part capitalized as property, plant and equipment. After use for 5 years, the equipment broke down and a part was replaced with the aforesaid insured part. After 5 years, depreciated value of the equipment is 5 crores. Property, plant and equipment are depreciated when they are available for use. Accordingly, depreciated value of new spare is 50 lakhs. The old spare was reconditioned and cost for reconditioning is 10 lakh. As per the estimated life of the old spare for future economic benefit, the current market value of the reconditioning old spare has been estimated at 25 lakhs. The amount to be treated as repairs and maintenance is 35 lakh, which is as follows. Okay, अब ये देखो वर्किंग क्या कर रहे हैं। 11 करोड़ का कॉस्ट है, एज्यूमिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में से 5 ईयर्स का लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अगर 10 ईयर्स का लाइफ रहेगा तो इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा वो आएगा 1 करोड़ पर एनम। तो 5 साल का होगा 5 करोड़। तो डब्ल्यूडीबी जो मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स वो आएगा 5 करोड़, जो यहाँ पे दिया हुआ 5 करोड़ का डब्ल्यूडीबी। एज्यूमिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 5 साल खत्म होने के बाद उसका डब्ल्यूडीबी बाकी रहेगा 5 करोड़। जो स्पेयर हमने खरीदा था 1 करोड़ का, उसका भी लाइफ हम लोग 10 साल गिनेंगे, तो 0.1 करोड़ यानी कि 10 लाख उसका डेप्रिसिएशन आएगा 1 साल का।
5 साल चला गया है तो 50 लाख का डिप्रिसिएशन, 1 करोड़ में से 50 लाख डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो स्पेयर का डब्ल्यूडीवी मिलेगा 50 लाख। तो दोनों को ऐड करके 5.5 लाख इक्विपमेंट प्लस स्पेयर दोनों मिला के 5.5 लाख का टोटल डब्ल्यूडीवी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि 5 साल के बाद वो लोग का जो इक्विपमेंट का ओरिजिनल पार्ट था वो खराब हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जो स्पेयर वाला पार्ट वो लोग ने खरीद के रखा था उसको मशीन में फिट कर दिया, और जो पार्ट खराब हो गया उसको लोग रिपेयरिंग के लिए भेज देते। तो उसको जो रिपेयरिंग का रिकंडीशनिंग का जो कॉस्ट है वो 25 लाख, रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो 25 लाख। तो लोग बोल रहे कि रिपेयर से मेंटेनेंस का टोटल कॉस्ट बताओ, तो जो लोग करेंगे क्या देखो। पच्चीस लाख नहीं है, 10 लाख रिकंडीशनिंग का कॉस्ट। जो करंट मार्केट वैल्यू है जो पार्ट वो लोग ने रिपेयर किया उसका करंट वैल्यू 25 लाख। ओके, तो अभी देखो, सबसे पहले जो इंड एस है वो तुम लोग को ये बोलता है कि तुम लोग के बुक्स में जो ओल्ड पार्ट रहेगा उसके वैल्यू को तुम लोग अपने बुक से निकाल दो, ठीक है, और जो न्यू पार्ट आया उसके वैल्यू को तुम लोग बुक्स में ऐड करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
जो इक्विपमेंट था उसका कॉस्ट था 10 करोड़, स्पेयर था उसका कॉस्ट था 1 करोड़। ऑलरेडी हमने 5 साल असेट को यूज़ किया हुआ है। इंडेक्स ये बोलता है कि अगर असेट पैसिवली यूज़ होता है, एक्टिवली यूज़ नहीं होता है, तो भी हमको उसको डिप्रिशिएट करना कंपलसरी है। तो ये जो हमने स्पेयर पार्ट खरीदा था ये आज तक हमने यूज़ नहीं किया था, इसको ऐसे हमने संभाल के रखा था कि जब भी मेन पार्ट खराब होगा तभी हम लोग उसको ये स्पेयर से रिप्लेस करेगा। लेकिन इन डेज के डेफिनेशन के हिसाब से ये एक्टिव यूज़ में काउंट नहीं होता, लेकिन पैसिव यूज़ रहेगा तो तुमको डिप्रिशिएट करना कंपलसरी है। तो तुम लोग इसको भी डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 5 साल का डिप्रिसिएशन इज 10 years ऑफ लाइफ, 5 साल का क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन आ रहा है 5 करोड़ एंड 0.5 करोड़। तो तुम लोग का WDV आफ्टर 5 years हो जाएगा 5 करोड़ एंड 0.5 करोड़। अभी इन डेज के हिसाब से जब तुम लोग कोई मशीन का पार्ट तुम लोग रिप्लेस करते हो तो वो जो मशीन का पार्ट का WDV है वो तुम लोग को रिमूव करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, और उसकी जगह पे जो नया पार्ट तुम लोग लेके आ रहे हो उसका पार्ट को, उसका जो वैल्यू है वो तुम लोग को ऐड करना है टू द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो पार्ट तुमने अपने मशीन से निकाल दिया, जो पार्ट खराब हो गया उसका WDV, तो एज्यूमिंग के मेन पार्ट अगर 1 करोड़ का है तो ऑब्वियसली वही पार्ट यहाँ पे हम लोग का खराब हुआ था तो उसका भी वैल्यू 1 करोड़, तो उसका भी WDV आएगा 0.5 यानी कि 50 लाख। तो 50 लाख का उसका जो WDV है ये मेन मशीन के कॉस्ट पे से लोग रिमूव कर रहे हैं, और जो नया पार्ट लेके आ रहे हैं उसके WDV को हम लोग इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन 5 करोड़ यानी कि एक ऐसा मशीन है जिसपे अलग अलग कुछ पार्ट्स है, जिमिंग के सपोज 4 अलग अलग पार्ट है, 4 पार्ट मिला के वो मशीन बनता है। वन ऑफ द पार्ट वो दोनों का खराब हो गया, उसके लिए तो उन्हें स्पेयर पहले से खरीद के रखा था, तो जो पार्ट खराब हुआ उसका WDV आएगा 0.5, और उसकी जगह पे तुम लोग जो स्पेयर है उसको इंस्टॉल करोगे जिसका कॉस्ट आएगा 0.5 अगेन। तो तुम लोग का जो नेट WDV आएगा मशीन का वो सेम वापस 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग को क्वेश्चन ये पूछा है कि रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट तुम लोग कितना बताओगे। तो तुम लोग का जो WDV था, जो पार्ट खराब हुआ उसका WDV ऑफ पार्ट रिप्लेस वो 0.5 था। उसको रिपेयर करने के लिए तुम लोग को कॉस्ट इंकर करना पड़ा 0.1 का, 10 लाख का कॉस्ट इंकर करना पड़ा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट हो गया वो 0.6 हो गया। अब उसका आज का मार्केट वैल्यू कितना, यानी कि इससे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। इन डेज फेयर वैल्यू को फोकस करता है तो वो देखिए फेयर वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना है। तो फेयर वैल्यू ऑफ पार्ट रिप्लेस वो दोनों को दिया हुआ 0.25 लैक्स, 0.25 करोड़। ठीक है, तो दोनों का कितना वैल्यू वो पार्ट का कम हो गया, तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। जो दोनों का पार्ट का वैल्यू कम हो गया दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो दोनों का 0.35 is the reduction in value of that part, so 0.35 will be considered as repair for the current year. डाउट रहेगा पूछो। कुछ डाउट है क्या? सबसे पहले क्या करने का, जो पार्ट निकाला ओरिजिनल इक्विपमेंट से निकाला उसका WDV प्लस उसको रिपेयर करने के लिए कितना कॉस्ट हमें इंकर किया, दोनों को टोटल करने का, उसको कंपेयर करने का विथ उसका करंट मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू आफ्टर रिपेयर होने के बाद उसका फेयर वैल्यू कितना हो गया, तो 25 लाख हो गया, यानी कि 0.25 करोड़। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू ऑफ रिपेयर कितना, तो 0.6 का पार्ट का वैल्यू कम होकर 0.25 यानी कि 0.35 विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ रिपेयर।
क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, illustration 1. Standard material requirement to produce 1000 unit of product X is 1200 units of material at standard price of 60 per unit. Standard allows for reject of 25% of input. It is estimated that one third of the reject can be reworked at additional cost of rupees 20 per unit. Scrap can be sold for 5 per unit. During a particular period, the unit produced were 19,500 with 24,000 units of material at standard cost of 60 per unit. 7,000 units were rejected, out of which 2,500 units were reworked at a cost of rupees 51,000. The balance unit were sold as a scrap at 5 per unit. Calculate material quality variance and scrap variance. 1000 यूनिट के लिए वो लोग ने कुछ स्टैंडर्ड बोला है. स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट है 1200 यूनिट वो लोग को यूज करना पड़ता है, जिसका प्राइस है 60 पर यूनिट. बारह सौ यूनिट 60 पर रेट का रेट, तो 60 के हिसाब से होगा 72,000. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 1200 यूनिट में से 25% इनपुट वो रिजेक्ट होगा. रिजेक्शन 25%. तो 1200 का 25% 300 यूनिट रिजेक्ट होगा. और जो प्रपोर्शनेट कॉस्ट आएगा वो आएगा 300 इंटू 60, 60 के हिसाब से 18,000. जो रिजेक्ट हुआ उसको लोग क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं कि वन थर्ड ऑफ द रिजेक्ट कैन बी रीवर्क एट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20 per unit. One third of the reject can be reworked. तो 300 का वन थर्ड 100 यूनिट ये रिजेक्ट होगा, ठीक है. और जो रिजेक्ट होगा उसको रीवर्क, सॉरी ये रीवर्क होगा वन थर्ड, और रीवर्क का जो कॉस्ट है वो है 20 पर यूनिट, 2,000 रुपये. बाकी का जो रिजेक्ट है उसको लोग स्क्रैप कर देंगे. तो स्क्रैप कितना करेंगे, 300 टोटल रिजेक्ट हुआ था, उसमें से 100 रीवर्क हुआ, यानी कि 200 स्क्रैप होगा. स्क्रैप का जो रेट दिया हुआ है वो है 5 पर यूनिट, 5 रुपया पर यूनिट. तो 200 इंटू 5, 1000 रुपीज़ हम लोग को स्क्रैप से जनरेट होगा. तो नेट मटेरियल कॉस्ट हमने 1200 यूनिट इनपुट लिया था, उसमें से 200 यूनिट हमारा स्क्रैप में गया, ठीक है. यानी कि बाकी का यूनिट 1000 यूनिट हमने एक्चुअली यूज़ किया है. ये 1000 में 100 यूनिट जो रिवर्क वाला है वो इंक्लूड है, ठीक है. 1200 में से 300 पहले गया, 300 में से 100 रिवर्क करके वापस आ गया, यानी कि 200 ही हम लोग यूज़ नहीं कर पाए. तो 1200 में से 200 माइनस किया तो 1000 यूनिट हमने नेट यूज़ किया, और उसका कॉस्ट कितना, तो 72,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 2,000 रिवर्क का कॉस्ट, और 1,000 कॉस्ट का रिकवरी है. स्क्रैप जनरेट हुआ वो हम लोग को रियलाइज हो रहा है. तो 73,000 ये हमारा नेट कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट
पर यूनिट वो कितना, तो 73,000 डिवाइड बाय 1000, 73 रुपीज़ पर यूनिट हम लोग का मटेरियल का कॉस्ट है। फिर नेट मटेरियल कॉस्ट वापस एक बार दिखाओ। जितना स्क्रैप में गया वो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ माइनस करना है, बाकी का मटेरियल रीवर्क होके वापस आए। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पावर चला गया और अभी इन्वर्टर वो भी आवाज़ करने लगा। बैटरी है तब तक चलाते, तो लैपटॉप का बैटरी गया, इन्वर्टर भी बंद हो गया तो प्रॉब्लम है। ओके चलो, अभी वो लोग करंट टाइम पीरियड का बता रहे हैं, तो टोटल 19,500 वो लोग ने यूनिट मैन्युफैक्चर किया यूजिंग 24,000 मटेरियल, 60 का प्राइस है, 7,000 रीवर्क रिजेक्ट हुआ, सॉरी, उसमें से 2,500 को ने रीवर्क किया, 51,000 के कॉस्ट, और जो बाकी का था वो स्क्रैप किया 5 पर यूनिट के रेट के हिसाब से। तो एक्चुअल फॉर 19,500 यूनिट, इनपुट है 24,000, ये 60 के रेट के हिसाब से उन्होंने परचेज किया था, तो रेट प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी 60 का रेट। उसमें से अभी रिजेक्ट वो लोग कर रहे हैं 7,000 हमें दे दिया है, जो रिजेक्ट हुआ उसमें से रिवर्क कितना हो रहा है, तो 2,500 को रिवर्क किया 51,000 के कॉस्ट पे। जो बाकी का बैलेंस यूनिट है वो उन्होंने स्क्रैप किया, तो स्क्रैप कितना किया रहेगा, तो 7,000 रिजेक्ट किया था, उसमें से 2,500 रिवर्क हो गया, तो 4,500 स्क्रैप हुआ रहेगा, स्क्रैप हुआ है 5 पर यूनिट के हिसाब से, 22,500 उसका स्क्रैप का इनकम जनरेट होगा। तो नेट मटेरियल कॉस्ट 24,000 टोटल मटेरियल यूज हुआ, उसमें से 4,500 स्क्रैप हुआ, यानी कि बाकी का मटेरियल उन्होंने यूज़ किया 19,500, तो एग्जैक्टली हम लोग को आउटपुट मिला वो, और उसका जो कॉस्ट आएगा वो 144 प्लस 51 माइनस 22,500, यानी कि 14,68,500। अगर मैं पर रेट का कॉस्ट निकालूँ तो यहाँ पे 1,073 था, और यहाँ पे आ रहा है 1468 डिवाइड बाय 19,500, 75 का रेट आ रहा है, 75.31, 73। ओके, तो ये हुआ वर्किंग एक्चुअल 19,500 के लिए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही 19,500 अगर मैं एक्चुअल के हिसाब से मेरा मटेरियल यूज होता तो कॉस्ट कितना आता वो मैं निकालता। तो स्टैंडर्ड फॉर 19,500 आउटपुट, देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो 19,500 है वो रिप्रेजेंट करेगा 1000 यूनिट। 19,500 वो 1000 है, ठीक है। अगर ये 1000 है तो मुझे 1 बाय 1 1200, 300, 100 और 200 यहाँ पे जो वर्किंग लिखा है ये सबका मुझे नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। 19,500 आउटपुट वो रिप्रेजेंट करता है 1000, यहाँ पे जो 1000 मिला था वो, तो उसके हिसाब से 1200 कितना, 300 कितना, 100 कितना, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो 19,500 इंटू 1200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये आएगा 23,400 यूनिट। वैसे मैं आगे सबका निकाल लेता हूँ, ये सभी का मुझे यूनिट में। मैंने सिंपल क्या किया है, 19,500 वो 1000 है, तो 1200 कितना, 300 कितना, 100 कितना, 200 कितना, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है। हर एक का जो कॉस्ट है वो भी मैं निकाल के रखता हूँ। डायरेक्टली मैं लास्ट टाइम का कॉस्ट निकालूंगा तो भी चलेगा। नेट 73 रुपीज़ आया था पर यूनिट का कॉस्ट, 73,000 डिवाइड बाय 1000, 73 रुपीज़। तो यहाँ पे 19,500 का 73 के हिसाब से 19,500 इंटू 73, ये टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हुआ 19,500 का एक्चुअल कॉस्ट, ये हुआ 19,500 का इस पर स्टैंडर्ड कितना कॉस्ट आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे वो लोग ने बोला है कि तुम लोग को फाइंड आउट करना है मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस एंड स्क्रैप टाइम, ये दो वेरिएंसेस मुझे निकालना है, ठीक है। और इसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस का फॉर्मूला आता है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी अगर मैं फॉर्मूला के फॉर्म में देखूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड करूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला डेवलप है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है, तो मैं अगर एक्चुअल क्वांटिटी को साइड में कर दूँ तो मुझे स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस पड़ेगा। ये मेरा स्टैंडर्ड रेट है, ये मेरा एक्चुअल रेट है, तो जस्ट यहाँ पे नंबर्स में रखे जाते हैं।
19,500 actual quantity net into 75.31 minus 73. तो 45,045 एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स इसलिए क्योंकि मेरा जो रेट है वो बढ़ गया है, ठीक है। अगर इसको प्रॉपर फॉर्मूला में अगर मैं रखूँ तो पहले मुझे लेना चाहिए ये, ये जो मुझे आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, वो नेगेटिव मिला इसके लिए वो आंसर एडवर्स है, ठीक है। तो ये पहला वेरिएंस हुआ क्वालिटी वेरिएंस, फॉर्मूला तुम्हें को याद करना पड़ेगा। दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि अगर फॉर्मूला में प्रॉपरली अप्लाई करूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला आएगा जिसे यूसेज वेरिएंस कहते हैं। वैसे मेरा जो टोटल इनपुट है वो 24,000 है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इनपुट यूज़ करना था 23,400, क्योंकि मैंने यूज़ किया 24,000। 60 रुपीज़ का रेट दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो वो रेट में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 24,000 सॉरी 23,400 माइनस 24,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 60, ठीक है। आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये वेरिएंस अगेन एडवर्स काउंटेड। जनरली तुम लोग ऑलवेज याद रखता है तो तुम लोग ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हो। यहाँ पे मेरे फॉर्मूला में लिखा है एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड किया, लेकिन ऑलवेज याद रखो कि जब भी तुम लोग वेरिएंसेस निकालते हो तो तुम लोग को जनरली स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना रहता है। इसके लिए मैंने पहले स्टैंडर्ड लिया है, बाद में एक्चुअल लिया है। आंसर अगर निगेटिव आएगा तो एडवर्स है, आंसर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है, मैंने उसको पहले स्टैंडर्ड लिया है, बाद में एक्चुअल। नेक्स्ट है स्क्रैप वेरिएंस। एक्चुअल के हिसाब से मेरा स्क्रैप कितना है और स्टैंडर्ड के हिसाब से स्क्रैप कितना है उसका डिफरेंस। uh, 4,500 यूनिट मैंने स्क्रैप किया 22,500 के रेट के हिसाब से, ठीक है। 5 रुपये का रेट है और मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से 3,900 यूनिट स्क्रैप होना चाहिए था। 5 के हिसाब से अगर मैं रेट निकालो तो 19,500 है, ठीक है। 19,500 तो मेरा स्टैंडर्ड स्क्रैप 19,500 है, एक्चुअल स्क्रैप वो 22,500 है, यानी कि मेरा स्क्रैप बढ़ गया। 3,000 रुपये से मेरा स्क्रैप बढ़ गया। वो इनकम है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इनकम बढ़ गया, फेवरेबल है। लेकिन एक्चुअली स्क्रैप जनरेट होना ये फेवरेबल नहीं गिना जाता है, लेकिन ये इनकम साइड है, इसके लिए हम लोग मैथमेटिकली इसको फेवरेबल गिना जाता है। तो मेरा स्क्रैप बढ़ गया। तो हम लोग को ये एक वेरिएंस फाइंड करने को बोला था और ये एक वेरिएंस फाइंड करने को बोला था। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो सोल्यूशन में दिया हुआ है।
डाउट रहेगा तो लोग खुद ही पूछते जाना, अगर तुम कुछ नहीं पूछ रहे तो मैं एज्यूम कर रहा था तुमको समझ में आ रहा है। सर ये स्क्रैप वैल्यू एज पर स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट किया? ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाला था ना पूरा, हाँ जो 1000 वो 19500 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब मिला था। हाँ जो स्क्रैप ये जो 200 है उसका प्रोपोर्शनेट 3900 आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ₹5 का स्क्रैप का रेट है तो 3900 इंटू 5 तो ओके 19500। हाँ मॉड्यूल में ये लोगने पूरा प्रॉपर वर्किंग किया नहीं है, जो यहाँ पे हमने ये वर्किंग किया ना, ये वाला वर्किंग उन्होंने प्रॉपरली किया नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि वो कैसे आंसर आया है। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, तुम लोग के काम आएगा। ये फर्स्ट पेज, ये वेरिएंसेस। मॉड्यूल में रिपीटेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुमको लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या पार्ट रिपीट हुआ जो तुमको रीड नहीं करना। ओके, यहाँ पे कुछ जनरल कॉस्टिंग का सम दिया हुआ है, तो बाद में लेते हैं, पहले आगे का पार्ट थोड़ा कवर कर लेते हैं। मॉड्यूल का पेज नंबर 173। जो प्रॉब्लमेटिक सम्स है वो मैं पहले कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे अलग अलग सब लोगों ने अलग अलग आंसर्स फॉलो किया या फिर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह फॉलो नहीं किया रहेगा, ऐसा टाइप का जो सम्स है वो पहले लेके मैं खत्म कर देता हूँ। बाद में जो रेगुलर जो सम्स है बाद में लास्ट के लिए मैं रखता हूँ। ओके, रेशियो एनालिसिस का एक सम तुम लोग के एग्जाम में आता है, तो तुम लोग को बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दिया रहेगा। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दिया रहेगा और तुम लोग को कुछ रेशियोज कैलकुलेट करना रहेगा। ये जो CRA 3 ऑडिट रिपोर्ट है उस पर कुछ रेशियोज तुम लोग को जो पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पे देना रहता है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूलाज अप्लाई हुआ है वो रेगुलर रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूला से अलग है। तो जो तुम्हारी इंटर में रेशियो एनालिसिस सीखा रहेगा या ग्रुप 3 FM में को कुछ रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला सीखा रहेगा, तो वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंट है। तो उनको कंपलसरी यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई होता है वो तुमको कंपलसरी यहाँ पे अप्लाई है। यानी कि यहाँ का फॉर्मूला बाकी सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं करने का, और बाकी सब्जेक्ट का जो फॉर्मूलाज है सेम फॉर्मूलाज वो यहाँ पे यूज़ नहीं करने का। यहाँ का वर्किंग तुमको अलग से याद करना पड़ेगा, जो तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स उसके अंदर तुमको
कॉस्ट ऑडिट रूल्स उसके अंदर दोनों को दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा ध्यान से देखो, यही तुम लोग को कंपलसरी एग्जाम में अप्लाई करना है। मैं वापस बता रहा हूँ, एफएम हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें यहाँ का जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई मत करना। यहाँ का जो फॉर्मूलाज है स्पेसिफिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल्स है उसने दिया हुआ है, तो तुम लोग को ये सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। जो एफएम वगैरह रहेगा या कोई और सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे जनरल जो फॉर्मूलाज अप्लाई होता है वो तुम लोग को यूज करना, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम लोग जनरल फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो तुम लोग को वो लोग मार्क्स नहीं देंगे। तो कंपलसरी ये सब्जेक्ट के लिए यहाँ का जो वर्किंग और यहाँ का जो फॉर्मूलाज है वो तुम लोग को यूज करना पड़ेगा। चलो पहला कंसेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों फॉर्मूला में ये टर्म यूज करते हैं वो। और हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो अप्रोचेस दिया हुआ है, एक है असेट साइड अप्रोच और एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, और तीसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो इसी का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे फिक्स्ड असेट नेट बुक वैल्यू यानी कि WDV। फिक्स्ड असेट जो WDV रहेगा वो हम लोग लेंगे। अगर ये फिक्स्ड असेट में कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस इंक्लूड रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को उसको निकाल देना है, यानी कि दोनों को फिक्स्ड असेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस ये दोनों को लेना है। करंट असेट लेना है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है मैटर नहीं करता। इन्वेस्टमेंट चाहे जो भी है तुम लोग को लेना नहीं है इन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो तुम लोग डायरेक्टली लोगे करंट असेट, यहाँ पे हर करंट असेट तुम लोग को लेना है माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी में जो इंटरेस्ट बेरिंग लोन रहेगा वो तुम लोग को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। जैसे टर्म लोन्स या फिर डिबेंचर्स वगैरह रहेगा लॉन्ग टर्म वगैरह, वो तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे। जो रेगुलर लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो तुम लोग यहाँ पे कवर करोगे। इवन जो प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह रहेगा वो भी तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना। तो तुम लोग ये करंट असेट माइनस, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी तुम लोग को मिलेगा वर्किंग कैपिटल, ये तुम लोग का वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करके फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल तुम लोग को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि अगर मैं बैलेंस शीट इमेजिन करूँ, अगर मैं बैलेंस शीट इमेजिन करूँ तो यहाँ पे रहेगा लायबिलिटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहाँ पे रहेगा फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको मैं अलग कर देता हूँ, फिक्स्ड असेट, बाद में वर्किंग प्रोग्रेस CWIP कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, ठीक है, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये दोनों को असेट साइड में दिया रहेगा। तो तुम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, तो तुम लोग लोगे फिक्स्ड असेट, ठीक है, तुम लोग लोगे करंट असेट और उस पे से तुम लोग माइनस करोगे लेस करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये दो चीज़ माइनस करोगे तो तुम लोग को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसी को मैं दूसरे वे से अगर मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ पे टोटल ऑफ असेट साइड रहेगा, तो मैं पहले लूँगा टोटल ऑफ असेट, ठीक है, टोटल असेट, उस पे से मैं माइनस कर दूंगा लेस, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, तो CWIP नहीं चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए वो माइनस कर दूंगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए वो माइनस कर दूंगा। तो मुझे मिल जाएगा टोटल ऑफ फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट। टोटल में से मैंने ये 1 2 3, ये 3 नहीं चाहिए वो निकाल दिया। अगर वो मैं निकाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट। ये टोटल में से मैंने ये निकाल दिया। अब इसमें से मुझे माइनस करना है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है।
यही वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल ऑफ असेट, उसमें से CWIP इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स वगैरह रहेगा जो नॉट यूज फॉर बिजनेस रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि कोई भी फॉर्म का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो निकालना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर निकालना है। अगर P&L डेबिट बैलेंस दिया रहेगा असेट में, ठीक है, यहाँ पे P&L डेबिट बैलेंस काफी बार बताते हैं, लॉसेज जो रहेगा वो वो भी दोनों को निकाल देना। अगर वो असेट में दिया रहेगा तो माइनस करोगे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, तो दोनों को मिल जाएगा कैपिटल। ये दो डिफरेंट वेज, दोनों में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन का जो वे है वो स्लाइटली डिफरेंट वे से बनता है। इसी को ही तुम लोग तीसरा एक ऐसा भी फॉलो कर सकते हो। तो तुम लोग लोगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसमें से तुम लोग माइनस कर दोगे लेस CWIP, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो दोनों को मिल जाएगा कैपिटल इंटरेस्ट। ये भी एक वे है। बैलेंस शीट टैली है, तो तुम लोग जो चीज़ें नहीं चाहिए वो तुम लोग ऐड करो, तुम लोग को वापस से कैपिटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक वे है कैलकुलेशन का, लेकिन जनरली तुम लोग को ये वाला वे जो फर्स्ट वे है वो यूज़ करना है। बाकी का दो वे नॉर्मल तुम लोग को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट, नेटवर्क मॉडल में ये इम्पोर्टेंट मार्क करो। और नेटवर्क जो हम लोग जनरल FM में यूज़ करते हैं उससे यहाँ पे फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंट है। इट इज़ अ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के बाकी का रिजर्व तुम लोग ले सकते हो। प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को भी रेगुलर एसेट ट्रीट नहीं किया जाता फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्क, तो दोनों को रिमूव करना है। इट इज़ व्हाट द बिजनेस ओज टू द ओनर। कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने लेके पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। रिजर्व सरप्लस लेंगे, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर वो अलग से दिया रहेगा इंक्लूडिंग रिजर्व में नहीं रहेगा तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट रहेगा तो भी दोनों को ऐड करना है। एंड P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट रहेगा वो भी दोनों को ऐड करना है। यानी कि अगर रिजर्व सरप्लस बोला तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाता है, लेकिन अगर ये रिजर्व सरप्लस में अलग से कवर नहीं हुआ रहेगा, ठीक है, तो तुमको अलग से ये ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रिजर्व सरप्लस में है तो कुछ करना नहीं है। इसमें से दोनों असेट साइड के कुछ अमाउंट माइनस करोगे। पहला आएगा P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस माइनस होगा, डिफर्ड एक्सपेंडिचर कुछ रहेगा वो माइनस होगा, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो अपन बोलते हैं वो। इंटेंजिबल असेट जो रहेगा गुडविल पैटेंट वगैरह ये दोनों को माइनस करना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में वो इंक्लूड था तो यहाँ से निकाल दो, यानी कि दोनों को रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिख दो एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो भी चलेगा, यहाँ पे अलग से रहने की जरूरत नहीं है। एंड प्राइमरी एक्सपेंस यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ अलग से दिया रहेगा बैलेंस शीट एसेट में, तो दोनों को माइनस करना है, दोनों को मिलेगा नेटवर्क। यानी कि ये जो मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया है अगर उसी में मैं वर्किंग करने को ट्राई करूँ तो आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व बट एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व।
उसके बाद में आएगा लेस CWIP इंटेंजिबल एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर एसेट में अलग से दिया है तो दोनों को मिलेगा नेटवर्क। CWIP नहीं है, बाकी का है, सिर्फ इंटेंजिबल को माइनस करना। अब ये देखो तुम्हारा CRA 3 का फॉर्मेट है। जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कंपनी को सबमिट करेगा, उसका ये पहला मेन ऑडिट रिपोर्ट वो बताएगा कि सेक्शन 148 के अंदर उसे कॉस्ट ऑडिट किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट कवर थे, क्या क्या कौन सा ईयर के लिए वो एप्लीकेबल है, और उसका जो ओपिनियन रहेगा वो सब उसको देना है। यहाँ पे उसका सिग्नेचर आएगा जो CA में रहेगा उसका, और उसका स्टैम्प आएगा, और उसको मेंबरशिप नंबर लिखना है, ये डेट, और ये जनरल कुछ नोट्स वगैरह रहेगा वो। अब उसको जो ऑडिट रिपोर्ट वो सबमिट करेगा CRA 3, उसको अलग अलग पार्ट है। ये पार्ट ए, इस पर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड ऑडिटर, ठीक है, तो पूरा डिटेल दिया हुआ है। जनरल डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पे कंपनी का डिटेल था, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर का डिटेल है। कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने क्या फॉलो किया, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, वो सब का इंफॉर्मेशन, तो उससे क्या क्या कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पार्ट 4 आएगा प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल, अलग अलग जो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेंट्रल एक्सेस टैरिफ हेडिंग उसका क्या है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट उसका एप्लीकेबल है या नहीं है, और उसका नेट रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि उसका टर्नओवर करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ये तुमको लेना है। ये पूरा डिटेल आएगा। यहाँ पे तुम्हारा पार्ट ए खत्म हो जाएगा। पार्ट बी स्टार्ट होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे जो हमने कैपेसिटी वाला सब हमने सीखा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी वगैरह, वो सब तुमको यहाँ पे डिटेल देना रहता है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वगैरह कितना है, एक्चुअल कैपेसिटी वगैरह कितना कंज्यूम किया, तो वो सब तुमको यहाँ पे डिटेल दोगे। क्वान्टिटेटिव डिटेल पूरा आएगा, अलग अलग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन, कैपिटल कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो कॉस्ट शीट है वो तुमको बनाना है। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तुमको भी मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर तुमको कॉस्ट शीट बनाने को बोला उस पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल्स, तो तुमको ये फॉर्मेट में कॉस्ट शीट बनाना है। पहला आता है मटेरियल कंज्यूम, प्रोसेस मटेरियल और केमिकल्स, यूटिलिटीज़, जो हमने पावर वगैरह का सब सीखा,
जो पावर का कॉस्ट आया वो तुम लोग यहाँ पे कवर करोगे। यहाँ पे आएगा डायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट। हम लोग का जो फॉर्मेट है उस पर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर आता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल के बाद यूटिलिटीज वगैरह आते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट लेबर आएगा। बाद में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर पार्ट्स एंड स्पेयर्स, repairs and maintenance, quality control expenses, research and development expenses, technical know-how, depreciation, amortization, other production overhead, industry specific operating expenses। ठीक है, तो यहाँ तक जो तुम लोग का पार्ट है ना, ये तुम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड तक का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, वो तुम लोग का यहाँ पे कवर होगा। फैक्ट्री ओवरहेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये भी कवर कर लेना। ठीक है, तो तुम लोग को मिलेगा ये वर्क्स कॉस्ट। इस पे WIP का जो स्टॉक है उसका इंक्रीज डिक्रीज तुम लोग इफेक्ट दोगे, और अगर स्क्रैप कुछ सेल किया तो वो तुम लोग माइनस करोगे। प्राइमरी पैकिंग कुछ रहेगा तो तुम लोग प्लस करोगे। प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग से दो टाइप के पैकिंग आते हैं। प्राइमरी पैकिंग यानी कि जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट के आइडेंटिटी के लिए रहता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। और सेकेंडरी पैकिंग यानी कि जो बड़े बड़े कार्टन्स या बॉक्सेस आते हैं जिसपे वो लोग मार्केट में गुड सप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। यहाँ पे हम लोग को प्राइमरी पैकिंग देना है, सेकेंडरी पैकिंग बाद में आता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन ओवरहेड आया ही नहीं है। ठीक है, बाद में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स परचेज, अगर कुछ फिनिश गुड्स वगैरह परचेज किया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज वो कैसे, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, और कुछ कैप्टिव कंजम्पशन किया रहेगा तो तुम को माइनस करना है, तो तुम को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, तो अभी तुम लोगे एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड सेकेंडरी पैकिंग, तो दोनों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तुम लोग को इंटर में सीखा रहेगा कि इंटरेस्ट तुम लोग कभी लेते नहीं है कॉस्ट शीट में, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये रूल्स में दिया हुआ है, इसके लिए तुम लोग को इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा। जनरल केस में लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है कॉस्ट अकाउंट के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम लोग को मिलेगा। नेट रियलाइजेशन यानी कि सेल्स, वो तुम लोग कंपेयर करोगे तुम लोग को मिलेगा मार्जिन यानी कि प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं फॉर ऑडिटिंग पर्पज। ठीक है, अब 2A वही पार्ट कवर हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका पूरा क्वांटिटी का डिटेल दोनों को देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो तुम रॉ मटेरियल यूज करोगे उसका डिटेल देना है। जो यूटिलिटीज तुम कंज्यूम करोगे, पावर है वगैरह, वो सबका इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे देना है। जो हमने वो वाटर वाला सम सॉल्व किया था उसमें ये वाला फॉर्मेट हमने फॉलो किया। ठीक है, तो वो 2B वाला फॉर्मेट है। 2C में इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही बिलोंग करता है, तो वो तुमको कवर करना है। पार्ट C में सर्विस सेक्टर का डिटेल आएगा, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वगैरह जो डिटेल पहले प्रोडक्शन के लिए था सेम, अब उसका कॉस्ट शीट आएगा। सिमिलर कॉस्ट शीट है, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस चेंज होगा। ठीक है, ये सब आया। इसमें फिनिश गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए वो सब पार्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, बाकी का जो एक्सपेंसेस वगैरह का पार्ट है वो सेम है। यहाँ पे भी इंटरेस्ट वगैरह तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम कुछ रहेगा तो उसका पूरा डिटेल, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, यूटिलिटी कंज्यूम किया उसका डिटेल सर्विस इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा उसका डिटेल। अब पार्ट डी में ये लास्ट पार्ट है तुम लोग का। इस पे तुम प्रोडक्ट और सर्विस का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि समरी के फॉर्म में, पूरा डिटेल में नहीं, डिटेल में ऊपर हमने ऑलरेडी दे दिया। तो सेल्स कंपेयर विद कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मार्जिन, प्रॉफिट, हर एक प्रोडक्ट हर एक सर्विस का देना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। रिकंसिलेशन, ये पार्ट सी का ही अलग अलग पार्ट है, सॉरी पार्ट डी का अलग अलग पार्ट है। पार्ट डी उसमें फर्स्ट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, सेकेंड पार्ट रिकंसिलेशन है, जो हमने कल रिकंसिलेशन सीखा था। ठीक है, तो वो रिकंसिलेशन वाला पार्ट है। उसके बाद में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो आज हम लोग सीखने वाले हैं,
वो वैल्यूएटेड स्टेटमेंट पे बनाना रहेगा, उसका ये पूरा फॉर्मेट है। उसके बाद में रेशियो एनालिसिस आएगा जो भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें तुम लोग को पूरा बैलेंस शीट डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये शेयर कैपिटल से लेकर नेटवर्क तक सब यहाँ पे डिटेल तुम लोग बता रहे हो, और तुम लोग को रेशियोज कैलकुलेट करके बताना रहेगा। तो रेशियो में एक आएगा वैल्यू एडेड, तो यहाँ से मिलेगा ऊपर वाले से, ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, वैल्यू एडेड। तो यहाँ से वैल्यू एडेड आएगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा। नेट रेवेन्यू यानी कि सेल्स, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये फॉर्मूलाज तुम लोग को शो करना है अपने रिपोर्ट में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इस भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना हो सीखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू नेटवर्क, नेटवर्क का भी कैलकुलेशन सीखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, वो वैल्यू एडेड अपना सीखना बाकी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू नेट रेवेन्यू यानी कि सेल्स, तो ये एनपी रेशियो जो बोलते हैं वो। अदर फाइनेंशियल रेशियो, उसमें डेट इक्विटी रेशियो, करंट असेट टू करंट लायबिलिटी, ये देखिए करंट रेशियो। वैल्यू एडेड टू नेट सेल्स, हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक टू कंजम्पशन, स्टोर्स एंड स्पेयर्स टू कंजम्पशन, फिनिश गुड स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, आंसर मंथ में चाहिए, ये सब आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो ये रेशियो तुम लोग को कैलकुलेट करना रहता है। अभी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो तुम लोग को प्रॉफिट यूज करना है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल के अंदर जो रिजल्ट दिया हुआ है उसमें कुछ जगह पे उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, कुछ जगह पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है, कुछ जगह पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया है। तो उन्होंने अलग अलग आंसर फॉलो किया है। तो ये अपने लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला एरिया है। ठीक है, कि हम लोग को फाइनली एग्जाम में क्या करना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तुम लोग को यूज करना है। अगर रिलेटेड पार्टी को ट्रांजेक्शन रहेगा तो तुम लोग को डिस्क्लोज करना है। ये रिकंसिडरेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक पार्ट रहता है। जो 6 एंड 5 पार्ट है ये ऑब्वियसली दोनों को प्रैक्टिकल लाइफ पे काम आएगा, बाकी उसका एग्जाम में कुछ रिलेवेंस नहीं है। और फाइनली यहाँ पे वापस जो ये कॉस्ट ऑडिटर है वो साइन करेगा और वो कंपनी को सबमिट करेगा। ये CRF4 जो कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है, उसका पूरा है। ये कंपनी सबमिट करेगा जो XBRL फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, इसको अपलोड करना रहता है XBRL फॉर्मेट। ओके, तो सम स्टार्ट करने से पहले अपन एक काम करते हैं, तुम लोग लंच ब्रेक ले लो, बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। 1:15 हुआ है, 1:45 को मिलते हैं। आधा घंटे का लंच ब्रेक ले लो। ठीक है, मीटिंग से अगर बाहर हो गए तो वही आईडी से वापस लॉग इन करना, या फिर मीटिंग ऐसे ऑनगोइंग चलना। ओके सर। ओके सर।